हेलो गाइस, आई एम पलक्षा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट 3। आई होप आप सब लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया रहेगा। पार्ट 1 में हम लोग ने डिस्कस किया था एसिड बेस थियोरी एंड हम लोग ने रिलेशंस जो के डब्ल्यू के ए के बी के बीच में आता है, पीएच देखा था, पीएच कैसे निकालना है, पी के ए का, पी ओ एच, पी के डब्ल्यू, ये सब चीजें देखी थी और उनके बीच का रिलेशन देखा था एंड क्वेश्चन किया था। करेक्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग ने बात किया था अबाउट पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, फिर पीएच व्हेन डाइल्यूट करेंगे, पीएच जब मिक्स करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन होने पर पीएच। देन हम लोग ने बात किया था पीएच ऑफ वीक एसिड्स, जिसमें हम लोग ने बात किया था अबाउट ओस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। वहाँ पे उसके हेल्प से हम लोग को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिला था। विद द हेल्प ऑफ दैट हम लोग ने H+ का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढा एंड पीएच ढूंढा। करेक्ट। देन हम लोग आ गए थे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। वहाँ पे हम लोग ने बेसिकली जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो एक कॉमन आयन दोनों में होने की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाता है। तो उसको हम कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होके कितना होता है उसका वैल्यू ढूंढा, फिर उसके हेल्प से H+ का कॉन्सेंट्रेशन, पीएच, वही सब चीजें निकाली फिर से। एंड आज के पार्ट में हम लोग बात करने वाले इज अबाउट रिलेशन बिटवीन एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर, बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड पेयर, फिर पॉली एसिडिक बेसिस, पॉली बेसिक एसिड्स, उनके बारे में कुछ सीखना है हमें। एक टॉपिक जिसमें पीवाईक्यूज आ चुके हैं 2-3, सो वो करना है। देन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। देन बफर सॉल्यूशंस एंड देन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, एंड विद दैट हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से अभी काफी 5-6 साल से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो लास्ट तक अच्छे से देखना। सो लेट्स स्टार्ट। रिलेशन बिटवीन एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पेयर एंड बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड पेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हम लोग एक एसिड को पानी में डालते हैं, करेक्ट, तो डिसोसिएट हो जाएगा H+ प्लस A- में। हम लोग को ये तो पता है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियोरी पता है ना सबको, कि जब एक एसिड से H+ निकलता है तो उसको और दूसरा जो आयन निकलता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। एंड जब बेस में एक H+ ऐड होता है एंड देन एक कुछ कंपाउंड बनता है, उसको कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। करेक्ट, ये चीज पता है, हम लोग को फर्स्ट पार्ट में सीखा था। सो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड और जो कॉन्जुगेट सॉरी एसिड और कॉन्जुगेट बेस और बेस और कॉन्जुगेट एसिड के बीच में जो रिलेशन आ जाता है वो हम लोग को जानना है। उनका के ए के बी के डब्ल्यू इधर का वैल्यूज में रिलेशन आ जाएगा जिसपे क्वेश्चन आता है, तो वो हम लोग देखेंगे इधर। तो एक एसिड को हम लोग ने एक पानी में डाला, करेक्ट, तो H+ प्लस A- में कन्वर्ट हो गया। तो ए तो एसिड था, तो H- क्या हो गया हमारा, कॉन्जुगेट बेस हो गया। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1, दैट इज Ka लिख सकते हैं, बिकॉज एसिड को हम लोग ने डिसोसिएट करवाया H+ प्लस A- में। करेक्ट। फिर ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो पानी में है, सॉल्वेंट हमारा पानी लिया हुआ है, प्लस पानी के साथ Ha फिर से बना देगी एंड OH- बना देगा इधर। करेक्ट। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग K2 या Kb ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस के साथ है रिएक्शन। करेक्ट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग देखेंगे अच्छे से, तो इधर से हम लोग HA हमारा कट हो जाएगा, A- इधर से कट हो जाएगा और हमें रिएक्शन मिलेगा। एंड रिएक्शन H2O गिव्स H+ प्लस OH-, क्योंकि जो HA इधर से बन रहा है वो A- दे रहा है। करेक्ट। ये A- इधर से H लेके फिर से HA बना रहा है, तो ये रिएक्शन में हम लोग उसको निकाल देंगे तो हमें एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, वो है H2O इक्विलिब्रियम विद H+ प्लस O-। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो इसका हम लोग ने नाम दे दिया K3 या KW, बिकॉज H2O के साथ है। सो इधर से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, जब हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में ये रिलेशंस देखा था तभी हम लोग ने देखा था, जब हम लोग दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाता है K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2। करेक्ट। K1 इंटू K2 कर देंगे तो हमें ये वाला रिएक्शन मिल रहा है। करेक्ट। तो ये K3 के इक्वल हो गया। सो K3 इज हमारा KW ऑल्सो, तो KW इज इक्वल टू KA इंटू KB। तो KA क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, एंड KB क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इज इक्वल टू हमारा KW आ गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी मिक्स करके नहीं आता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला ही
क्लिक नहीं होता, इसकी वजह से ये रॉन्ग कर देते हैं। ये हम लोग ने फॉर्मूला KW इक्वल टू KA इंटू KB हम लोग ने रिलेशन जब सीखा था फर्स्ट पार्ट में तभी भी सीखा था, करेक्ट। सो वो ही रिलेशन है, जस्ट यहाँ पे याद क्या रखना है, जब हमारा वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस का कुछ रिलेशन देके रखा हो तो वो भी इक्वल होगा हमारे KW के। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फॉर सेम गोज फॉर बेस ऑल्सो, जब बेस को हम लोग पानी में डालेंगे तो उसमें H+ जब ऐड हो जाएगा तभी वो एक कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, करेक्ट। प्लस OH- ऐसे ही दे देगा, तो इसको इस रिएक्शन को हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 के इक्वल लेते हैं, दैट इज KB, बिकॉज ये एक बेस ले लिया इसलिए KB नाम रख देते, करेक्ट। देन हम लोग NH4+ जो कॉन्जुगेट एसिड हमारा बना है वो उसको रिएक्शन में डाला तो वो H++ NH3 दे देगा, करेक्ट। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 या KA रख सकते हैं, करेक्ट। अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो NH3 इधर से बन रहा है वो इधर जाके फिर से NH4+ बना रहा है, NH4+ फिर से NH3 बना रहा है। तो हमारा एंड रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो क्या हमें दिख रहा है, H2O इक्विलिब्रियम विद H+ OH-, करेक्ट। तो इसको K3 KW नाम दे देंगे, करेक्ट। तो जब इन दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड कर रहे हैं बेसिकली तभी हमें ये रिएक्शन मिल रहा है, करेक्ट। तो हम लोग इसका K3 कैसे लिखेंगे, K1 इंटू K2। आई होप ये केमिकल इक्विलिब्रियम जब देखा रहेगा तभी ये कैसे आया ये तभी समझेगा अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आता होगा तो, वरना ये चीज नहीं समझने वाला कि K1 इंटू K2 क्यों लिखा है ऐसा। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो इधर KW इज इक्वल टू KB इंटू KA लिख सकते हैं। KB क्या हो जाएगा, वीक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड KA क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, करेक्ट। सो ये हमें दो रिलेशन इधर मिल गया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर हम लोग KW का वैल्यू 10⁻⁻14 लिख सकते हैं। एंड कोई क्वेश्चन में आपको KA दे के रखा है एंड KB पूछा है एंड KW का वैल्यू नहीं दे के रखा तो वहां पे रूम टेम्परेचर दिया रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, वो भी नहीं दे के रखा, देन आपको कुछ भी सोचे बिना KW का वैल्यू 10⁻⁻14 लेना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। Ka for HF is 3.5 into 10⁻⁻4. Calculate Kb for the fluoride ion. करेक्ट। सो यहाँ पे ये एसिड है, फ्लोराइड आयन हमारा कॉन्जुगेट बेस हो गया। सो बहुत इजी है, KW का वैल्यू नहीं दे के रखा मतलब 10⁻⁻14 लेना है तो KW इज इक्वल टू हो जाएगा Ka इंटू KB। 10⁻⁻14 इज इक्वल टू Ka कितना है 3.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू KB। सो ये 4 करेक्ट। ये आ जाएगा 1/3.5 इंटू 10⁻⁻4, ऊपर जाके प्लस तो -10 हो जाएगा इधर। एंड 1/3.5 कितना आ जाएगा, 1/4 ले लो तो 0.25 आ जाता है, करेक्ट। 0.25 ये नीचे का नंबर छोटा है तो 0.25 से ग्रेटर होगा हमारा नंबर इंटू 10⁻10, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻11, करेक्ट। सो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज हम लोग ने 1/4 लिया तो ये वैल्यू छोटा हो जाएगा जो भी हमारा आया। 1.35 एक छोटा नंबर है जिसके वजह से डिनोमिनेटर में आने के वजह छोटा नंबर रहेगा तो हमारा वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, तो इससे इंक्रीज में रहेगा एक नंबर। एंड देन सॉल्व करके वी गेट 2.9 इंटू 10⁻11। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH of strong diprotic acid H2O at concentration R इतना एंड इतना। सो क्या पूछा है हमें, ओके pH ऑफ दोनों अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे हमें इनका pH बताना है, करेक्ट। सो ये H2O इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो 2H++A- हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन हमारा इसका रहेगा इंटू 2 टाइम्स इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा H+ का, तो हमारा H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाता है 2 इंटू 10⁻⁴। तो इसका pH निकालेंगे तो विल गेट आंसर एज माइनस लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। माइनस लॉग कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴, करेक्ट। सो इसको सॉल्व किया तो क्या है 4 माइनस लॉग 2, सो लॉग 2 इज 0.3, 4 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 3.7। तो कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन में फर्स्ट का 3.7 इधर है, ये दोनों कट। नेक्स्ट देखेंगे जब हमारे पास 10⁻⁻4 है, तो हमें ये चीज पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर,
अभी हम लोग इधर से क्लियरली देख पा रहे हैं हमारा एन फैक्टर कितना है, 2 है, करेक्ट। तो इधर हम लोग फर्स्ट मोलैरिटी का वैल्यू ढूंढेंगे, तो हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू मोलैरिटी, करेक्ट। हमें H2A का मोलैरिटी मिल गया, पर 2H प्लस का हमें मोलैरिटी चाहिए रहता है, करेक्ट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में 2H प्लस है हमारा। तो कितना हो जाएगा, जब ये 10⁻⁴/2 है तो ये 2 इंटू 10⁻⁴/2 हो जाएगा, तो 2 कट, और हमारा जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है H2A एसिड के लिए क्या आ जाएगा, 10⁻⁴। तो pH निकालेंगे तो डायरेक्टली 4 आ जाएगा हमारा आंसर। सो सेकेंड केस में 4 आना चाहिए, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, at infinite dilution the percentage ionization of both weak and strong electrolyte is at infinite dilution, मतलब इसको बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो वीक हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, उन दोनों का हमारा परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन कितना हो जाएगा, 100% हो जाने वाला है, करेक्ट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, देन तो कोई भी वीक हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो कंप्लीटली डिसोसिएट हो ही जाएगा एट सम टाइम। स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाएगा, वीक भी हो ही जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 0.01 mCH3COOH is 10⁻⁻⁵, then the dissociation constant of its conjugate base at 25 डिग्री सेल्सियस is। सो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है KW इज इक्वल टू के, ये एक हमारा वीक एसिड है और हमें कॉन्जुगेट बेस का हमें के डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली। तो उसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, सो बहुत सारे नाम है, कंफ्यूज मत होना। तो 10⁻⁻⁴ इज इक्वल 14 इज इक्वल टू KW का जब भी वैल्यू नहीं दिया, मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे के रखा है, के ए कितना है हमारा 10⁻⁵ इंटू के बी, तो के बी कितना आ जाएगा 10⁻⁹ जितना। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस MOH इज 5.5 इंटू 10⁻⁻⁶, then calculate the dissociation constant of its conjugate base, a conjugate acid, करेक्ट। सो हमें के बी दे के रखा है इस बार और हमें के ए पूछा है, करेक्ट। तो KW इज इक्वल टू के ए इंटू के बी, सो 10⁻⁴ डिवाइड बाई के बी का वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू के ए। सो ये कितना आ जाएगा 1/5.5 इज इक्वल टू सॉरी इंटू 10⁻⁻6 -8 हो जाएगा। 1/6 कितना हो जाता है 0.6 जितना, 0.6 जितना। सो 5.5 0.66 से कम होगा, करेक्ट। सो बेसिकली 1/5 कितना होगा 0.2 जितना होगा, करेक्ट। तो 1/5.5 कितना होगा, कम होगा उससे, बिकॉज हमारे डिनोमिनेटर जब 1/5 है तो 0.2 आ रहा है, तो 1/5.5 है तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ, तो इससे वैल्यू डिक्रीज होगा, तो हमारा 0.181 जितना आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में देख के हम लोग क्लियरली ये चीज बता सकते हैं, करेक्ट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.81 इंटू 10⁻⁹ जितना, करेक्ट, इंटू 10 इंटू डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सो अभी हम लोग बात करते हैं इज अबाउट पॉली बेसिक एसिड्स एंड पॉली एसिडिक बेसिस। सो यहाँ पे हम लोग ने एक H2SO4 एसिड लिया, जब उसको फर्स्ट डिसोसिएट किया तो H प्लस मिला प्लस HSO4 माइनस मिला, तो इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग ने मान लिया Ka1, करेक्ट। तो अभी समझो H2SO4 को जब हम लोग ने डिसोसिएशन के लिए डाला, तभी इसके पास H2SO4 का 1 मोल, करेक्ट। एट स्टार्टिंग H प्लस और SO4 माइनस तो 0 रहेगा, करेक्ट। फिर क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स बन गया, ये x बन गया, करेक्ट। फिर हम लोग ने क्या किया, HSO4 को फिर से डिसोसिएशन में डाला, तो हमें H प्लस प्लस SO4 2 माइनस मिल गया, करेक्ट। तो यहाँ पे ये इधर से हम लोग को x मोल्स मिला था, तो इधर ये x मोल्स रहता, H प्लस का भी हमें x मोल्स मिला था, करेक्ट। एंड SO4 2 माइनस तो 0 था ऑफकोर्स, तो यहाँ से y माइनस मोल्स गया, यहाँ पे y प्लस मोल बना रहेगा प्लस y। बट यहाँ पे हम लोग को पता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट में कुछ रहेगा
ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ रहेगा, ऑलरेडी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, देन हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा। करेक्ट। तो जितना y अमाउंट जो बनेगा वो x से बहुत ज्यादा कम होगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू y का कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे हमारा ले चैटलर्स प्रिंसिपल लग जाता है, बिकॉज जब हमारे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलवाने लगता है। इसके वजह से हमारा जो y जो अमाउंट है जो डिसोसिएट होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए y जो अमाउंट बन रहा है वो बहुत कम होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो इस सेकेंड रिएक्शन को हम लोग उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 करके इंडिकेट करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर सेकेंड रिएक्शन Ka2 है, करेक्ट। सो जब फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है तभी नॉर्मली एक न्यूट्रल एटम से होता है, सो Ka1 है। बट सेकेंड टाइम ये देखो HSO4 माइनस से हो रहा है, तो जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि Ka1 का डिसोसिएशन कांस्टेंट आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू जो रहेगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा देन Ka2 के डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट के वैल्यू से। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो इधर हम लोग को दो पॉइंट्स याद रखना है कि जब हमारा पॉलीबेसिक एसिड्स है, फॉर एग्जांपल अभी H2SO4 लिया, यहाँ पे हम लोग H3PO4 भी ले सकते थे। सो यहाँ पे H3PO4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट H1 एक H निकलने के लिए Ka1 लगेगा, सेकेंड H निकलने के लिए Ka2 लगेगा, थर्ड H निकलने के लिए Ka3 लगेगा। करेक्ट। एंड हर टाइम हमारा जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू वो कम होता जाएगा। एंड थर्ड उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन जो डिसोसिएट हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। करेक्ट। जैसे यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट एक्स कॉन्सेंट्रेशन हमें मिला, सेकेंड केस में हमें y कॉन्सेंट्रेशन मिला, टोटल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वॉज x प्लस वाई। बट सेकेंड रिएक्शन में ऑलरेडी प्रोडक्ट में कुछ कॉन्सेंट्रेशन होने के वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड में ना चल के बैकवर्ड में चला, जिसके वजह से हमारा जो y डिसोसिएटेड अमाउंट बहुत कम था। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसके लिए हमारी जो x कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो ज्यादा रहेगा देन हमारे y के कॉन्सेंट्रेशन के, बिकॉज ये सेम चीज कॉमन आयन इफेक्ट में भी हो रहा था। करेक्ट। क्योंकि सेम कॉमन आयन आ जाने के वजह से वो डिसोसिएशन जो था वो नहीं हो रहा था, बैकवर्ड में रिएक्शन उल्टा चल रहा था। करेक्ट। तो सेम चीज इधर भी हो रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो है ना, हमारा PYQ में से ये चीज एक बार पूछ लिया, हम लोग क्वेश्चन लाए वहां पे करेंगे। So the overall equilibrium may be obtained by adding the stepwise dissociation equilibria. Thus, for the above process, the overall equilibrium will be H2SO4 equilibrium with 2H plus SO4 2 minus. Correct. ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन को लिख देंगे तो विल गेट दिस, बिकॉज ऐड कर देंगे तो ये कट हो जाएगा। करेक्ट। और हमें यही मिलेगा H2SO4 इक्विलिब्रियम विद 2H प्लस SO4 2 माइनस। करेक्ट। तो इसको हम लोग ने अगर Ka नाम दे दिया तो हम लोग Ka इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 लिख सकते हैं। करेक्ट। जब दो रिएक्शन को ऐड कर रहे तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल इन टोटल जो रिएक्शन हमें मिल रहा है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाता है। करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। So acids capable of yielding more than one hydronium ion per molecule are called as polybasic acids, dibasic, tribasic, indicating the number of replaceable hydrogen. So for polybasic acids अभी हमें कभी भी equilibrium constant पूछा है, for example ऐसे कुछ हमारे पास acid है। करेक्ट। इसमें 4H प्लस A माइनस आ जाएगा, तो इसमें हम लोग को पूछा है कि इसका Ka का वैल्यू कितना होगा, और हमें चार K1 फर्स्ट H प्लस जब निकल रहा है तब का K1 का वैल्यू देके रखा है, सेकेंड H प्लस निकल रहा है K2 का वैल्यू देके रखा है। तो उस हिसाब से हम लोग डायरेक्टली Ka का वैल्यू ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 इंटू Ka4। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और इधर भी Ka1 विल बी ग्रेटर देन Ka2, उससे भी ग्रेटर Ka3 एंड उससे ग्रेटर Ka4। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो ये एक फॉर्मूला टाइप है, कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है। बेसिकली ये क्वेश्चन में आए ना आए, ये Ka1 विल बी ग्रेटर देन Ka2, ये तो क्वेश्चन में आने का 100% चांसेस रहता है। ओके। आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि डिसोसिएशन कांस्टेंट रिएक्शन में जैसे आगे बढ़ रहे हैं कम क्यों होता जा रहा है। ओके। बिकॉज ऑफ हमारा फर्स्ट तो कॉमन आयन इफेक्ट, फिर उसके वजह से ली चैटलर्स प्रिंसिपल लग जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलने लगता है, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है प्रोडक्ट साइड का। मतलब जो डिसोसिएटेड अमाउंट है वो कम हो जाता है। करेक्ट।
तो I hope this is very clear. Same goes for polyacidic bases are those which release more than one OH minus ion per molecule of a base in aqueous solution. Same जैसे एसिड के लिए सब चीजें डिस्कस किया, सेम फॉर गोस फॉर बेसिस. ओके, सो अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं. Which of the following is correct for identification of polyacidic bases and polybasic acids? तो फर्स्ट बेसिस पूछा है, सेकेंड इज हमारा एसिड्स. तो ये तो एसिड है तो ये नहीं होगा, पहले बेस चाहिए. तो इन तीनों में हमारा बेस है, पर ये मोनोबेसिक है, पॉलीबेसिक नहीं है, सो ये भी नहीं आएगा, इन दोनों में चलेगा. सेकेंड, इधर हमारा फिर से हमें बेस दे दिया है और इधर ये हमारा पॉली बेसिक एसिड है ये. सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा PYQ है. करेक्ट रिलेशन बिटवीन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ डाइबेसिक एसिड. ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. करेक्ट. सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ये क्वेश्चन बहुत 2-3 बार नीट में आ चुका है. ऐसे नहीं आया तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, असर्शन रीजन में आ सकता है. सो यू नीड टू नो दिस कि मेन इस चीज में क्या याद रखना है हमें कि जो हमारा पॉलीबेसिक एसिड होगा, पॉली एसिडिक बेसिस होगा, यहाँ पे एक से ज्यादा H+ या OH- आयंस रहने वाला है. करेक्ट. तो हम लोग रिएक्शन में लिख देते हैं कि H2SO4 डायरेक्टली डिसोसिएट इनटू 2H++ SO4 2-, बट एक्चुअल में क्या होता है, इस फर्स्ट एक H+ डिसोसिएट होता है, देन दूसरा H+ डिसोसिएट होता है. करेक्ट. सो फर्स्ट H+ डिसोसिएट होगा तो उसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, सेकंड H+ डिसोसिएट होगा उसका कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, एंड इन टोटल Ka हमें मिलेगा, वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. एंड कॉन्सेंट्रेशन वाइज क्या हो जाता है, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है, ले-चैटलेस प्रिंसिपल इधर आ जाता है. मतलब जब हम लोग फर्स्ट में हमें कुछ एक्स अमाउंट H+ मिला, करेक्ट, सेकेंड में H+ मिल रहा है तो उसको ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट प्रेजेंट है कंटेनर में, उसके वजह से रिएक्शन बैकवर्ड में चलने लगता है. एंड सेकेंड केस में जो अमाउंट बनता है, जो अमाउंट डिसोसिएट होता है, वो बहुत ज्यादा कम होता है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वाले उसमें. एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट में फर्स्ट में जब वो नॉर्मल न्यूट्रल एटम रहता है तो डिसोसिएट करता है नॉर्मली, बट सेकेंड उसमें HSO4- बन जाता है. करेक्ट. तो वहां से एक न्यूट्रल एटम को डिसोसिएट करना बहुत इजी होता है, उसका प्रोडक्ट भी हमें जो एक्स कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है वो भी ज्यादा होगा. बट सेकेंड केस में क्या हो जाता है, एक तो डिसोसिएट करना डिफिकल्ट है, उसमें भी इधर हमारा बैकवर्ड में रिएक्शन चल रहा है, इसके वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है वो कम हो जाता है. इसके वजह से हमारा Ka1 विल बी ग्रेटर देन Ka2. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ये 2 पॉइंट्स याद रखना है. हमारा इस टॉपिक पे जितना भी क्वेश्चन PYQs में आए सब सॉल्व हो जाएगा. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. नेक्स्ट. सो अभी हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे हम लोग ने जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइम फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये सब के एग्जांपल्स भी देखे थे. करेक्ट. तो यहाँ पे एक बार एग्जांपल्स को रिवाइज करेंगे जिसके हेल्प से एग्जांपल सबको बहुत अच्छे से याद रह सके, एंड देन विल गो ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सो फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. बेसिकली हमारे एग्जाम में ये जो चार्ट है ना, इसमें से ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम में. 99.99% यही एग्जाम्पल्स रहते. कभी बहुत रेयरली अलग से एग्जाम्पल दे देते, बट उस क्वेश्चन में भी है ना, यू विल गेट अ ट्रिक. मतलब आपको समझ जाएगा कि ये कौन सा एसिड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, या कुछ भी है, वो यू विल गेट इट. ओके. तो ये एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपके जो क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पे आ रहे हैं वो इजीली हो सके. बिकॉज आपको एग्जाम्पल देके रखेंगे, आपको पता करना है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस है या क्या है. ओके. सो दैट उसके लिए आपको फर्स्ट ये चार्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. ओके. एंड फर्स्ट पार्ट में भी हम लोग ने जो एग्जाम्पल्स करवाए थे वो भी याद रखना. सेम एग्जाम्पल्स इधर रिपीट होंगे पर उसमें थोड़े 1-2 ज्यादा रहेंगे, सो यू नीड टू रिमेम्बर ऑल दैट. ओके. सो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या आ जाता है, HNO3, H2SO4, H2ClO4, H2ClO3, HCl, HBr एंड HI. वीक एसिड में HNO2, H2CO3, H2SO3, H2S, HF, H3PO3, H3PO2, H3PO4 एंड ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स. हमारे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट है ना वो सब वीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, CH3COOH एक एग्जाम्पल है, एसिटिक एसिड, वो सब एक वीक एसिड है. ऑर्गेनिक एसिड कितना भी आएगा ना एग्जाम में वो सब वीक है. ओके, ये याद रखना. ओके. एंड HCN ये वाला भी एक वीक एसिड है. देन आ जाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस पे. स्ट्रॉन्ग बेसिस पे बेसिकली हमारा S ब्लॉक है ना, उनके ऊपर जो भी कंपाउंड्स बने होंगे रहेंगे ना बेस में, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. बस उनमें से जो बेरिलियम है एंड मैग्नीशियम है
उनमें थोड़ा सा डिफरेंस चेंज आता है। बेरिलियम इज एम्फोटेरिक एंड मैग्नीशियम जो रहता है उनके जो ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे वो एक वीक बेस होंगे। सो इधर लिखा हुआ है, यू नीड टू रिमेम्बर दैट। एंड हमारे जितने भी ऑर्गेनिक बेसिस है लाइक अमाइंस, ये पूरा एक अमाइंस जितने भी रहेंगे वो बेसिस है। सो ऑर्गेनिक बेसिस जितने भी है हमारे वो सब वीक होते हैं, इधर लिखा हुआ है वो क्लियरली। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये रट्टा मारना ही पड़ेगा बिकॉज इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। करेक्ट, इसमें वीक एसिड वीक बेस ये आपको समझना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा इनके एग्जाम्पल्स। तो आई होप ये सब आप याद रख लोगे, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको याद रह जाता है। सो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे एक दूसरे टॉपिक पे, दैट इज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बेसिकली है क्या, ये देखो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। हाइड्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉल्ट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ एसिड एंड बेस। सो सॉल्ट प्लस वाटर इक्विलिब्रियम विद एसिड प्लस बेस। जब हम लोग एक सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, तो उसमें एसिड या एसिड और बेस दोनों बनता है। ये हम लोग बोल सकते हैं इट इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स अस एसिड प्लस बेस। करेक्ट, सो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The nature of the solution after hydrolysis depends upon the relative strength of the acid and base formed. On this basis, the salts are divided into 4 categories. क्या हो जाता है, अभी कौन सा बेस लिया है कौन सा एसिड लिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा सॉल्ट कौन सा है। करेक्ट, एंड उस सॉल्ट पे उसके प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगे। करेक्ट, सो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के सॉल्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट टाइप का सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। करेक्ट, सेकेंड टाइप का सॉल्ट है जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना है। करेक्ट, थर्ड वाला है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनाया हुआ सॉल्ट। एंड फोर्थ टाइप इज जहाँ पे दोनों वीक है, वीक एसिड और वीक बेस से हमें एक सॉल्ट मिला वो वाला। करेक्ट, तो ये 4 टाइप किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड कर रहे हैं कि एसिड और बेस का क्या नेचर है, स्ट्रॉन्ग है वीक है, उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो उनके ऊपर से हमें पीएच ढूंढना रहेगा, H प्लस ढूंढना रहेगा, वो सब चीजें आ जाती है जो हम लोग आगे फॉर्मूला करेंगे तभी सीखेंगे वो चीजें ऑफकोर्स। सो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग एक एक टाइप को पढ़ने वाले। उससे पहले अभी मुझे बताओ कि हमारे जो सॉल्ट का नेचर वो फॉर्म कैसे होता है। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग ने ए बी ले लिया, ये हमारा एक सॉल्ट है। करेक्ट, सो इसमें जो ये इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ए प्लस प्लस बी माइनस आ जाएगा। करेक्ट, ये जो एनायनिक पार्ट है ना हमारा, ये है हमारा एसिड वाला पार्ट, एंड ये कैटायनिक पार्ट जो हमारा है ये हमारा बेस वाला पार्ट है। सो फॉर एग्जाम्पल आप लोग NaCl ले सकते हैं। NaCl किससे बनता है, NaOH प्लस HCl से। करेक्ट, तो इधर से Na वाला प्लस Na वाला पार्ट कौन सा है, बेस से है, कैटायनिक पार्ट है। Cl माइनस वाला पार्ट क्या हो जाता था, एनायनिक एसिड से आया हुआ। करेक्ट, तो ये याद रखना ये बेसिक फॉर्म है सॉल्ट का। इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, इसका जो कैटायनिक पार्ट होता है वो बेस से आया हुआ होता है, एनायनिक पार्ट जो है वो एसिड से आया हुआ रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो हाइड्रोलाइसिस अभी फॉर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड एंड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड सीखते हैं ना, वहाँ पे कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस एनायनिक हाइड्रोलाइसिस ये वर्ड्स आ जाता है जिनके वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर टर्म्स क्लियर है देन कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो हमारा एक सॉल्ट जो है उसका जो कैटायनिक पार्ट है वो एक बेस का होगा एंड जो एनायनिक पार्ट है वो एसिड से आया हुआ होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो हमारे फर्स्ट उस पे आ जाते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छा वाला है, इसमें नो फॉर्मूलाज कुछ नहीं समझना। इसमें जस्ट याद रखना है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट पॉसिबल एज बोथ कैटायन एंड एनायन आर नॉट रिएक्टिव। क्या हो जाता है जब हम लोग इस सॉल्ट को पानी में डालते हैं, करेक्ट, एसिड बेस बनेगा पर पानी में है तो वो तुरंत ही डिसोसिएट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एसिड और बेस दोनों मिलने ही वाला नहीं है आफ्टर द रिएक्शन। देखो समझो इस चीज को अच्छे से, जब हम लोग एक सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बनाया हुआ है। करेक्ट, जब उसको पानी में डालेंगे पहले वो H प्लस और OH माइनस के हेल्प से एसिड और बेस बना देगा, बट इन सेकेंड्स वो एसिड और बेस डिसोसिएट हो जाएगा बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बन गए। करेक्ट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल NaCl एक स्ट्रॉन्ग हमारा सॉल्ट है, वो किससे बनता है, NaOH प्लस HCl से। अभी हमें ये चीज पता है कि सॉल्ट को जब पानी में डालेंगे तो हमें एसिड और बेस मिल रहा है, मतलब NaOH और HCl मिला। करेक्ट, बट ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होने के वजह से दोनों
तुरंत इन अ सेकेंड्स ये क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे एंड हमें एसिड और बेस सच्ची में कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर से क्या हो जाएगा, Na+NOH- Cl-NH प्लस फिर से वही कंपोजिशन मिल जाएगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसलिए इधर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमें देखने ही नहीं मिलता, बिकॉज जो एसिड बेस बनता है वो इन सेकेंड्स फिर से डिसोसिएट हो जाता है एंड यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं देखने मिलता। इसके लिए हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे hydrolysis of salt is not possible as both cation and anion are not reactive. I hope this is very clear. Okay. So यहाँ पे याद क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा बिकॉज केटायन और एनायन दोनों रिएक्टिव नहीं है। सेकेंड पॉइंट, aqueous solution of this type of salt is neutral in nature. अभी यहाँ पे देखना हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उनसे मिलकर जो भी सॉल्ट बन रहा रहेगा वो ऑफकोर्स न्यूट्रल ही रहेगा। करेक्ट, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग अभी स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच इज लो, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच इज हाई, तो जो उन दोनों से मिलकर जो चीज बनेगा उनका पीएच विल बी न्यूट्रल पर ही ना। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो हम लोग बोल सकते हैं कि इस सॉल्यूशन का पीएच विल बी इक्वल टू 7 एंड इसका लिटमस पेपर पे कुछ अफेक्ट नहीं रहेगा बिकॉज ये न्यूट्रल है ऑफकोर्स। सो इसके एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं, NaCl, BaCl2, N2SO4, KCl4, KCl, CaSO4। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, तो इसमें से कौन से ये 4 पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि कैटायन एनायन रिएक्टिव नहीं है। थर्ड पॉइंट, पीएच इसका 7 आएगा बिकॉज दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनके वजह से जो सॉल्ट बनेगा वो ऑफकोर्स न्यूट्रल ही होने वाला है एंड इसका अफेक्ट नहीं, लिटमस पेपर पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, और इसके एग्जांपल्स NaCl, BaCl2, N2SO4, KCl4, KCl, CaSO4। सो ये किससे बना है, NaOH प्लस HCl से बनाया हुआ है। ये किससे बनाया हुआ है, BaSO4 एंड नहीं सॉरी BaOH2 सॉरी एंड HCl। ये किससे बना है, NaOH H2SO4, सब स्ट्रॉन्ग है। देखो ये किससे बना है, KClO4, ये हमारा KOH और HClO4 वाला एक था ना वो, ये HCl, KOH, ये CaOH2 एंड H2SO4। करेक्ट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और यहाँ पे एक वीक बेस है। तो इस टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस को फर्स्ट ऑफ ऑल बोलेंगे क्या, अभी हमारा सॉल्ट कौन से फॉर्म में होता है, AB के फॉर्म में होगा, तो ये कैटायनिक पार्ट क्या होता है, बेस वाला होता है एंड ये एनायनिक पार्ट क्या होगा, हमारा एसिड वाला होगा। सो हमें क्लियरली बोला हमारा एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, सो ये क्या, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करेगा ही नहीं। मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में ये रिएक्ट ही नहीं करने वाला। करेक्ट, ऊपर ही सीखा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट ही नहीं करते, तो यहाँ पे भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट है वो रिएक्ट नहीं करेगा। सो ये जो वीक बेस वाला पार्ट है वो तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करेगा क्योंकि वो वीक है ऑफकोर्स, सो वो रिएक्टिव भी है ऑफकोर्स। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इस हाइड्रोलिसिस को बोलेंगे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी। देखो इधर लिखा हुआ है, cation reacts with H2O, therefore called as cationic hydrolysis. I hope this is very clear. अभी ये समझा रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं रिएक्ट करते, ये भी समझा रहेगा। करेक्ट, इसके वजह से ये केस में भी हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट है एनायनिक पार्ट है वो भी रिएक्ट नहीं करने वाला बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग है, वो रिएक्टिव ही नहीं है। वो रिएक्ट करेगा भी फिर से डिसोसिएट हो जाएगा तो फिर से वही फॉर्म्स में आ जाने वाला है, सो उसका कोई मतलब नहीं रहता है रिएक्ट करने का। करेक्ट, so it is a non-reactive, ऐसा हम लोग बोलते हैं। करेक्ट, so cation of the salt which has come from a weak base is reactive. Solution is acidic in nature as H plus is increased, pH of the solution is less than 7. so यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। करेक्ट, एंड वीक बेस है। जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड था तभी न्यूट्रल था, अभी हमारा जो सॉल्ट है उसमें एसिड वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऑफकोर्स ज्यादा रहेगा। करेक्ट, सो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे ये वाला सॉल्ट हमारा एसिडिक होगा, इसका पीएच जो रहेगा वो 7 से कम रहेगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। करेक्ट, सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये क्या एसिडिक नेचर को दिखा रहा है, दैट्स इट। ये हमारा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है। एंड एग्जांपल्स NH4Cl, अभी NH4Cl
क्या आ जाएगा, NH4OH HCl, ये एक वीक बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये NH4OH फिर से, एंड ये H2SO4, ये क्या आ जाएगा, ZnOH2, एंड ये HCl, ये CuOH2, एंड ये फिर से HCl। करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये सब एग्जांपल्स हमारे चार्ट में है, आप देखना अच्छे से। ये वीक बेस में है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में है, ये भी वीक बेस में दिया हुआ है। इधर नहीं तो फर्स्ट पार्ट के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिफरेंस में देके रखा है प्रॉपरली। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के सॉल्ट के लिए क्या क्या याद रखना है। सो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट है वो नॉन रिएक्टिव रहेगा, मतलब एनायनिक पार्ट यहाँ पे हमारा नॉन रिएक्टिव रहने वाला है। कैटायनिक पार्ट वीक बेस से आया हुआ है, इसका मतलब ये रिएक्टिव होगा इधर, इसलिए इसको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा H+ का सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड है ऑफ कोर्स, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के वजह से pH क्या रहेगा हमारा 7 से कम रहेगा, एसिडिक नेचर ये शो करेगा। करेक्ट। सो जो हमारे लिटमस पेपर रहेगा वो ब्लू से रेड हो जाएगा एसिडिक नेचर को इंडिकेट करने के लिए। एंड इसके एग्जांपल्स, नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे आ जाएगा, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ए बी लिख सकते हैं इसको। करेक्ट। एक इससे आया है हमारा कैटायनिक पार्ट बेस, एंड ये एनायनिक पार्ट एसिड। सो अभी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ए वाला पार्ट रिएक्ट नहीं करने वाला, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलाइज होंगे, फिर भी एक कंपाउंड बनाएंगे, बेस बनाएगा, पर वो फिर से डिसोसिएट हो जाएगा। तो इधर हम लोग बोल देते हैं कि हमारा जो कैटायनिक पार्ट है वो नॉन रिएक्टिव है, एंड एनायनिक पार्ट है वो रिएक्ट करके फिर से एसिड बना सकता है। करेक्ट। वहां पे नहीं बनने वाला, बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग है, वो फिर से डिसोसिएट होके फिर से वही टर्म्स आ जाएगा, तो वहां पे रिएक्शन ही नहीं होता, ऐसा हम लोग बोलते हैं। So cationic part is non-reactive, anionic part reactive है, because ये weak acid से बनाया हुआ salt का anionic part है, and ये इसको हम लोग बोल सकते हैं anionic hydrolysis. So anionic hydrolysis, anion reacts with water, therefore called as anionic hydrolysis. The anion of the salt which has come from weak acid is reactive. Correct. Solution is basic in nature as OH minus increases. Of course strong base है तो OH minus का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इसके वजह से हमारा जो सोल्यूशन रहेगा pH का सोल्यूशन pH ऑफ द सोल्यूशन विल बी ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा होगा। जब न्यूट्रल है तभी 7 है, जब एसिडिक वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तभी 7 से कम है, अभी जब बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो 7 से ज्यादा होता है। हम लोग को ये चीज पता है, स्ट्रॉन्गर बेस हैज मोर pH। करेक्ट। pOH कम रहेगा बट pH ज्यादा रहेगा फॉर अ स्ट्रॉन्गर बेस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। ये क्या है हमारा रेड, ये बेसिक नेचर को जस्ट इंडिकेट करने के लिए एक पॉइंट आ जाता है। तो ये डायरेक्टली आपको है ना करेक्ट इनकरेक्ट में दे देते हैं, आपको नीचे ऑप्शंस देते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के लिए प्रॉपर्टी करेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे ऐसी चीजें आ जाती है जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है बहुत जनों को। तो इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। CH3COONA, तो ये CH3COH प्लस NaOH से बनाया हुआ है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है ये। इधर भी सेम HCOOH NaOH, ये HCN से बनाया हुआ है। HCN हमारा वीक एसिड है, लिखा हुआ है चार्ट में KOH। ये NaCN NaOH प्लस HCN। करेक्ट। तो बेसिकली वही 4 टाइप के एग्जांपल्स रिपीट होंगे पेपर में भी, क्वेश्चंस में भी। सो आपको बस वही एग्जांपल्स याद रख लो एंड आपके सब क्वेश्चंस हो जाने वाले। ओके, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई एम रिपीटिंग कि एग्जांपल्स को अच्छे से याद रखो, एग्जांपल्स को अच्छे से याद रखो। ओके, सो ये इसको एक बार गो थ्रू करते हैं। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो जाता है कि हमारा जो एनायनिक पार्ट है ये वाला, वो वीक एसिड से आया हुआ है, इसका मतलब वो रिएक्टिव होगा। करेक्ट। सो रिएक्टिव हो रहा है, इसका मतलब ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस शो करेगा। कैटायनिक पार्ट रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है। करेक्ट। तो वहाँ पे कैटायन ही नॉन रिएक्टिव होता है। सो यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो OH माइनस ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है उसका pH जो रहेगा 7 से ज्यादा रहेगा, बिकॉज जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस से बनाया हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग देखते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है ना उसको चेक करना है एंड हमें pH बताना है। ओके, सो इसमें रेड लिटमस टर्न्स हमारा ब्लू,
ये तो बहुत इजी पॉइंट है, ये बेसिक नेचर को इंडिकेट कर रही है, एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, दैट्स इट। हमें यही 4-5 पॉइंट याद रखना है। हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इतना है, हमें फॉर्मूलाज आगे हम लोग करेंगे, ये जस्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा ताकि हम लोग जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तभी बहुत ईजी लगे आपको। सो नेक्स्ट इज हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सो यहाँ पे ना ये एक बफर सॉल्यूशन का भी टाइप हो जाता है, जब हम लोग करेंगे तभी सीखेंगे। यहाँ पे देखो, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस ऑकर्स ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस एज बोथ द कैटायन एंड एनायन आर रिएक्टिव। दोनों वीक से बना है, इसका मतलब दोनों रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या, जब सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो हमें एसिड और बेस दोनों मिलने वाला है इस बार, बिकॉज इसके कैटायन जो AB है, इसमें जो ये कैटायन है और ये एनायन है, दोनों रिएक्टिव है इस बार, करेक्ट। तो सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल बट इट मे बी एसिडिक और बेसिक डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ Ka और Kb। मतलब अभी डिपेंड कर सकता है कि यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हमारे जो एसिड, जो वीक एसिड वीक बेस लिया है उनमें से क्या थोड़ा बहुत Ka Kb के वैल्यूज पे डिपेंड करके हमें मिलता है कि उसका pH क्या होगा, करेक्ट। सो pH ऑफ द सॉल्यूशन इज नियर टू 7 बिकॉज दोनों साइड से सेम अमाउंट, मतलब अभी देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो गया, दोनों स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसका pH 7 था, करेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा, वीक एसिड वीक बेस में दोनों वीक है, इसका मतलब जब इसको मिलाएंगे तो हमें एक न्यूट्रल सॉल्यूशन ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिलेगा, या न्यूट्रल के आजू बाजू वाले कुछ pH या मिल जाएगा हमें, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं, CH3COO NH3 4, मतलब किससे बना है, NH3 है, सॉरी NH3OH प्लस CH3COOH, दोनों वीक है। ये किससे बना है, AgCN। सो Ag वाला बेस कौन सा है, AgOH2 HCN, ये NH4CN NH4OH HCN, CaCO3 CaOH2 and H2CO3, weak acid weak base, sorry CaOH2 is a strong base, सॉरी इधर नहीं आएगा ये एग्जांपल। NH4 2CO3 NH4 NH4OH एंड CO3 H2CO3 एक हमारा वीक एसिड का थर्ड एग्जांपल ही था, हम लोग ने देखा था। सो आई होप आप सबको ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए रहेंगे। एंड ये मेन जो हाइड्रोलिसिस हमारे पास जो 4 टाइप के उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए रहेंगे। सो यहाँ पे एक फैक्ट है कि जो हमारा वीक एसिड और वीक बेस है ना, इनका जो pH हम लोग जब निकालेंगे ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन पे pH डिपेंड ही नहीं करता, बिकॉज दोनों वीक होने के वजह से इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, इनके Ka Kb वैल्यूज पर ही डिपेंड करता है। हम लोग आगे डिराइव करेंगे तब सीखेंगे ये, ऑफकोर्स, बस जस्ट ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अभी हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं 2-3 एंड देन विल गो ऑन फॉर्मूला वाला पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट। सो ढूंढो, अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड नहीं, अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस नहीं, अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस ऑफ कोर्स नॉट, ये तो तुरंत हाइड्रोलाइज कर देंगे। अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यस, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन देखो, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन बिकॉज सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ। अभी है ना, बहुत जनों को इधर नहीं पता हो रहेगा कि सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखना है। सो यहाँ पे वो पता होने का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें क्लियर, मतलब ऐसा इन फ्यूचर के लिए आप समझ लो सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखना है। बट यहाँ पे देखो क्लियरली हमें बोला है कि ये अल्कलाइन है, करेक्ट। मतलब इसका जो pH है वो 7 से ज्यादा है। अल्कलाइन मतलब बेसिक है, बेसिक मतलब pH 7 से ज्यादा। सो अभी एक सॉल्ट दिख रहा है, इज अ सॉल्ट, क्लियरली बोला है, और अल्कलाइन है, मतलब ये कौन से टाइप वाले उससे बना रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस तो ऑफकोर्स रहेगा बिकॉज अल्कलाइन नेचर में है। अगर इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड रहता तो वो न्यूट्रल हो जाता, करेक्ट। तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनाया हुआ है ये सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, करेक्ट। सो एग्जाम्पल ऑप्शन देखो, वीक एसिड वीक बेस नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ऑफकोर्स नॉट, तो ये एसिडिक हो जाता। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ ये ऑप्शन सही है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये तो न्यूट्रल हो जाता। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एन एक्वस सॉल्यूशन HNO3 इज एसिडिक इन नेचर, ये किससे बना है, NH4OH प्लस HNO3, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या, ये एसिडिक है नेचर में बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक हमारा वीक बेस है। सो NH4NO3 is aqueous solution undergoes
एनायनिक हाइड्रोलिसिस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कभी भी एनायनिक में जाएगा नहीं, ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है। तो सेकेंड रीजन हमारा गलत है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, सो अभी हमारे ये बेसिक क्वेश्चंस थे, ऐसा थियोरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अभी हम लोग हमारे फॉर्मूला वाले पार्ट पे जाने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे से समझना। पहले हम लोग टर्म्स एक बार क्लियर कर लेते हैं, देन विल गो ऑन द प्रॉपर फॉर्मूला। KH मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, करेक्ट। जो हम लोग हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हम लोग लिखते थे KA KB, वही फॉर KH इज हाइड्रोलिसिस के लिए, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के लिए KH को एज अ कांस्टेंट यूज करते हैं। Ka क्या होता है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Kb क्या होगा? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। Kw क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये बेसिक चीजें पता होंगी सबको। C क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ओके। H क्या होगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, दैट इज इक्वल टू अल्फा। हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, वही होता है, सॉरी, H क्या होता है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है। वहां पे हम लोग डिसोसिएशन रिएक्शन पढ़ते थे, इसलिए वहां पे अल्फा लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ेंगे तो H ले लिया एज अ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। आगे आपको क्लियर होगा। ये जस्ट टर्म्स का हम लोग यूज करेंगे, उनके नाम लिख दिया, आगे हम लोग समझेंगे कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रेस मत लो ज्यादा। सो फर्स्ट आ जाएगा हमारा सबसे अच्छा वाला सॉल्ट, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। इसमें तो कोई रिएक्शन ही नहीं होने वाला। यहाँ पे डायरेक्टली पीएच को हम लोग को याद रखना ही पड़ेगा, 7 रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, बिकॉज दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, करेक्ट। तो ये वाला सबसे बढ़िया वाला सॉल्ट है। सभी हम लोग बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप के सॉल्ट के ऊपर, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनाया हुआ सॉल्ट। सो स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब इसका पीएच तो 7 से कम होगा, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एसिड वाला पार्ट तो हाइड्रोलिसिस नहीं करने वाला, सिर्फ बेस वाला पार्ट करेगा, मतलब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, करेक्ट। सो हम लोग जब अभी आगे बात करेंगे ना, तो हाइड्रोलिसिस सिर्फ हम लोग एक बेस का करवाने वाले, दैट इज B+ का। सो कैटायन का हम लोग ने हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमें BOH मिला, जो कि एक बेस है, करेक्ट। बट एसिड वाला पार्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो उसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे भी तो HA बन जाएगा, जो कि फिर से टूट के H++A- बन जाएगा। तो हम लोग इधर बोल देंगे कि जो हमारा A- है वो नॉन रिएक्टिव है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसके लिए A- से हमारा एसिड नहीं बन रहा, बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग है, वो रिएक्ट कर मतलब एसिड बनाएगा तो फिर डिसोसिएट तुरंत हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग हमारा A- क्या हो जाता है? नॉन रिएक्टिव हो जाता है। बट B+ का ऐसा नहीं है, वो H2O के साथ रिएक्ट करके BOH बनाएगा, वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दिखाएगा, बिकॉज वीक बेस है, वो डिसोसिएट होगा तो भी कंप्लीटली नहीं होगा, बिकॉज वीक है, करेक्ट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये पॉइंट बहुत क्लियर है। सो T इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे ऑफकोर्स B+ का कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, दूसरा दोनों 0 रहेगा। सो आफ्टर एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? C-CH, इधर CH एंड CH जितना फॉर्म होगा, ये चीजें पता है, ये कैसे वर्क कर रही है सबको पता है। H क्या है? हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, दैट इज पहले हम लोग क्या लिखते थे वहां पे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन C अल्फा लिखते थे, C-C अल्फा। अल्फा क्या था? कि कितना मोल्स डिसोसिएट हो चुका है, वो 1 मोल में से हम लोग डिफाइन करते थे, इसलिए C इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कर देंगे तो हमें पता चलता है कि कितना डिसोसिएट हुआ है एंड उधर जाके कितना बना है। ओके, सो H भी सेम ही काम करता है, जस्ट अल्फा की जगह पे H लिखा है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो हम लोग KH लिख सकते हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो एट इक्विलिब्रियम हमारा प्रोडक्ट क्या है? CH C² एंड C1 - H, करेक्ट। तो इधर से एक C का 10 हमें मिल गया। KH इज इक्वल टू CH² डिवाइड बाय 1 - H। तो 1 - H विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, बिकॉज H का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगा, करेक्ट। तो 1 - इतना छोटा नंबर आ जाता है तो हम लोग उसको अप्रोक्सीमेट 1 ही मान लेंगे, एंड हम लोग का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा इस KH इज इक्वल टू CH²। इट इज एग्जैक्टली सेम K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर के, करेक्ट। सेम ही चीजें हैं, जस्ट यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, सो इस इधर से हम लोग H का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? इज इक्वल टू √KH/C।
करेक्ट। तो इधर से हम लोग को डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का भी वैल्यू मिल सकता है। सो ये ढूंढने का मेन मोटिव क्या है कि हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता चले। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, CH इज इक्वल टू C रूट के। CH इधर देखो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज CH, तो H के जगह पे हम लोग ये लगा सकते हैं रूट के H बाई C लगा सकते हैं। तो C को अगर हम लोग को रूट में लेना है तो C स्क्वायर करना पड़ेगा, C स्क्वायर इंटू के एच बाई सी कर देंगे। करेक्ट। सो इधर से हमें और एक फॉर्मूला मिल जाता है, इधर से एक C कट एंड concentration of H plus is equal to CH is equal to root KHC. I hope this is very clear. अभी कभी कभार आप लोग को डायरेक्टली H प्लस का वैल्यू मिल जाए तो यू कैन फाइंड आउट द पीएच। करेक्ट, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको पीएच का ये आगे हम लोग फॉर्मूला जो उसका पढ़ेंगे वो वैसे निकालना है वैसे भी निकालो, इधर से H प्लस निकाल के आपको पीएच निकालना है तो भी चलेगा। ये थोड़ा सा कोई कोई नंबर्स के लिए ऐसे जाना इजी हो जाता है, कोई कोई नंबर्स के लिए विद फॉर्मूला जाना इजी हो जाता है, जो कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम समझेगा। जब हम लोग कैलकुलेशंस करते तभी समझ जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग और पीएच को और तरीकों, मतलब इधर से तो पीएच निकाल सकते हैं, इट इज क्लियर, और हमारा और तरीकों से देखते हैं और फॉर्मूलाज लाते हैं और रिलेशंस ढूंढते हैं। ओके, सो बीओएच क्या बन गया, एक वीक बेस बन गया हमारा। सो वीक बेस डिसोसिएट होगा, तो नॉट कम्प्लीटली बट कुछ हद तक डिसोसिएट होगा, तो कितना बी प्लस प्लस ओ एच माइनस लिख सकते। तो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। करेक्ट। सो इधर से हम लोग ने क्या किया, के बी को के एच के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला, के बी इंटू के एच। सो बी प्लस इधर से कट, बी प्लस कट, बी ओ एच कट, और हमें मिल गया ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू एच का एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो वो किसके इक्वल है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हमें इधर से रिलेशन मिल गया, के बी मल्टीप्लाई बाय के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू, दैट इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इंटू हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट गिव्स अस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, सो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन में और एक हमें वेरिएशन मिल जाएगा, दैट इज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू CH, करेक्ट, इज इक्वल टू रूट KH इंटू C। करेक्ट। थर्ड आ जाएगा रूट KW बाई KB इंटू C। इधर से KH का वैल्यू मिल जाता है, KB बाई KW, सॉरी KW बाई KB, उधर ये वैल्यू डाला इंटू C, तो ये एक फॉर्मूला मिल गया। तो अभी हम लोग का लॉग वाला पीएच का फॉर्मूला निकालेंगे ना, वो ये वाला फॉर्मूला यूज करके पीएच का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ ब्रैकेट में pKb प्लस लॉग्स। सो इधर से हम लोग को याद क्या रखना है, मैं फॉर्मूलाज इधर साइड में एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको समझेगा कि ये है चीजें याद रखनी है हमें। तो ना यहाँ से हम लोग को है ना फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशंस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन है, बहुत जनों को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, बट डेरिवेशन याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आई एक्सप्लेन इट वंस मोर कि यहाँ पे हमारा कैटायन ही हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करने वाला है। करेक्ट। तो कैटायन जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करेगा तो फिर से एक बेस बना देगा, दैट इज BOH। करेक्ट। सो यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिसिस मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है, मतलब BOH से बी प्लस से कितना BOH बना ये ढूंढना पड़ेगा एट इक्विलिब्रियम। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कितना डिसोसिएट हुआ वो पता चलेगा, कितना बना वो पता चलेगा। करेक्ट। सो यहाँ से हम लोग ने C माइनस CH एंड CH इतना बना था इक्विलिब्रियम में, इतना कंटेनर में था, तो हम लोग हमेशा क्या KH का वैल्यू लिखते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, तो एट इक्विलिब्रियम ही ये डिफाइन होता है। तो हम लोग ने इक्विलिब्रियम पे उनका कॉन्सेंट्रेशन था प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कर दिया, एंड हमें यहाँ से KH का वैल्यू मिल गया, दैट इज CH स्क्वायर। करेक्ट। सो KH के वैल्यू से CH स्क्वायर मिला, तो H के हेल्प से हम लोग मतलब H का वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं। विद दिस टर्म्स क्या आ जाएगा, रूट KH बाई C आ जाता है। करेक्ट। तो मेन इसका ये क्यों लिखा है, हम लोग ने दो फॉर्मूलाज क्यों बनाया, ताकि हम लोग को H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिले। H प्लस क्या है हमारा, C इंटू एच। करेक्ट। तो C इंटू एच के बदले हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C इंटू KH बाई C, रूट KH बाई C। करेक्ट। C स्क्वायर को अंदर रूट में ले लिया तो हमें और एक फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज रूट KHC। सो यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढ के हम लोग pH ढूंढ सकते हैं, डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, ऑफकोर्स ढूंढ सकते हैं, बट यहाँ पे और एक रिलेशन आ जाता है, उनके हेल्प से भी हम लोग देखते हैं एक बार। सो यहाँ पे हमारा जो बेस फॉर्म हुआ वो पानी में है, तो वो डिसोसिएट तो होगा, पूरा नहीं होगा, थोड़ा तो होगा, वीक है क्योंकि। करेक्ट। सो डिसोसिएशन बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया इधर।
सो जब हम लोग ने बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किया ना, तो हमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिल गया KW, करेक्ट। तो इधर से हमें KH का और एक रिलेशन मिल गया, ताकि इसके हेल्प से हम लोग H+ ढूंढ सके। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू ढूंढने के पास हमारे पास 3 फॉर्मूलाज आ गया, CH रूट KHC एंड रूट KW/KB इंटू C, करेक्ट। सो अभी हम लोग इस H+ के हेल्प से डायरेक्टली H+ ढूंढा तो उससे pH निकाल सकते हैं, या फिर ये वाले रूट KW/KB इंटू C से भी हम लोग pH निकालेंगे। वहां पे हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है, pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C, करेक्ट। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। अभी बहुत जन क्या करते हैं, सिर्फ H+ के फॉर्मूलाज याद रखें, बोलेंगे हम लोग H+ ढूंढ लेंगे, देन pH हम लोग नॉर्मली ढूंढ लेंगे। बट हर टाइम है ना, आपको डायरेक्टली H+ वाले टर्म्स नहीं दिए होंगे, आपको है ना कभी कभार आपको ये वाला फॉर्मूला भी बहुत हेल्प होगा, बिकॉज आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे के रखे रहेंगे, तो दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू। बट जहाँ पे थोड़ा हार्ड फॉर्मूलाज आ गया, लॉग निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, देन गो विथ दिस फॉर्मूलाज, बिकॉज यहाँ पे पहले H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालो, देन नॉर्मल मेथड से pH निकालो, क्या आ जाता है माइनस लॉग H+ का कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। सो वैसे भी कर सकते हो एंड ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पे याद क्या रखना है, फॉर्मूला, डेरिवेशन याद नहीं रखना, जस्ट इतना याद रखना है कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस है, इसका मतलब कैटायन जो बेस वाला पार्ट है उसके ऊपर सब चीजें हम लोग ने पढ़ी। बेस वाले पार्ट से कैटायन वाले पार्ट से हमें बेस मिला, जिसके ऊपर से हमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मिला जो कि इक्वल है KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर। सो यहाँ से H का वैल्यू मिल गया KH/C। सो ये क्यों हम लोग ने ढूंढा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने के लिए। H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्यों ढूंढा, क्योंकि हमें pH जानना है, करेक्ट। इसके लिए अभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्लियर है 7 रहेगा, बट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का क्या हो सकता है, 7 से 1 to 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। तो वो ढूंढने के लिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो H+ क्या C/H, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C रूट KH/C या रूट KHC हो जाएगा, करेक्ट। सो इधर हमें और एक KH का रिलेशन, फिर बेस बन गया तो उसको डिसोसिएट किया तो KB का वैल्यू हमें मिला, तो KB इंटू KH कर रहे थे तो हमें मिला क्या, KW का वैल्यू, दैट इज H+ का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट। तो हम लोग का H+ का कॉन्सेंट्रेशन का और एक फॉर्मूला मिल गया हमें, क्या, KW/KB इंटू C। फिर हम लोग ने क्या किया, डायरेक्टली हमें pH निकालना है तो हम लोग H+ का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, या हमने ये वाले फॉर्मूला को पूरा इधर लॉग वगैरह लगा के सब ढूंढा, हमें मिला क्या फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ pKb प्लस लॉग्स। सो ये फॉर्मूलाज याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार आपको डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन ही आ जाता है, मतलब आपको फॉर्मूला ही टिक करना रहता है ऑप्शंस में, ओके। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो आ जाते हैं हमारे थर्ड टाइप के सॉल्ट पे, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो यहाँ पे जो हमारा pH रहेगा वो ऑफकोर्स 7 से ज्यादा होने वाला है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, करेक्ट। ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब क्या, यहाँ पे जो कैटायन वाला पार्ट है B+, तो ये एनायनिक होगा क्योंकि ये वीक एसिड से आया हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, तो ये हाइड्रोलिसिस करेगा तो बेस बनाएगा, वो तुरंत डिसोसिएट भी हो जाएगा, तो ये हम लोग बोल सकते हैं नॉन रिएक्टिव है एंड ये रिएक्टिव है। तो ये रिएक्ट करेगा पानी के साथ और हमें एक एसिड मिल जाएगा, करेक्ट, और OH माइनस तो मिलेगा ही ऑफ कोर्स। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग को ये फिर से वही हो जाएगा C-CH क्या, H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब इतना हाइड्रोलिस हो चुका है एंड इतना फॉर्म हुआ है, HA इतना बना, CH जितना एंड H+ OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या, CH जितना एट इक्विलिब्रियम, करेक्ट। तो फिर से वही फॉर्मूला, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर, KH इज इक्वल टू KW/KA, इस बार एसिड रहेगा, KA रहेगा, बिकॉज लास्ट टाइम हम लोग ने ये देखो ये फॉर्मूला है ना, इधर हमारा KB इंटू KH KW मिला था, इस बार हमारा KH इंटू KA इक्वल टू KW मिल जाएगा, करके देखो चाहिए तो यही आएगा रिलेशन। सो इधर से हमें और एक फॉर्मूला मिल जाता है, H इज इक्वल टू रूट KH/C इज इक्वल टू KW/KA इंटू C, करेक्ट। H का डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का ये फॉर्मूला है, करेक्ट। फिर इससे हम लोग OH माइनस, इस बार हमारा H+ नहीं रहेगा, OH माइनस के बारे में बात हो रहा है ना,
तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, CH के इक्वल है। तो इधर इसके फॉर्म्स लिख दिए, रूट KH इंटू C इंटू KW बाई KA इंटू C। इधर ऊपर है एंड इधर नीचे है, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, ये OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है। ये चीजें में आपको डिफिकल्टी आता है, इसके वजह से आपको फॉर्मूलाज याद नहीं रहता, बिकॉज आप रट्टा मारते हो। रट्टा मत मारो, इसको समझो अच्छे से एंड देन उसको 2-3 बार लिखो पूरा लाइन से, एनुअल आपको सब याद रह जाएगा। इसको रट्टा मारते मत बैठना ये फॉर्मूलाज को, बिकॉज कुछ याद नहीं रहने वाला। ओके, हम लोग लास्ट में पूरा चार्ट्स भी बनाएंगे ताकि आपको और याद रहे, अच्छे से याद रहे। ओके, सो यहाँ से हम लोग POH का वैल्यू निकालेंगे, करेक्ट, लॉग वगैरह निकाल के। तो क्या आ जाता है 7 माइनस हाफ pKa प्लस लॉग C। तो pH निकालना रहेगा तो 14 माइनस POH कर देंगे तो हमें pH मिल जाएगा। करेक्ट, बहुत इजी था। सेम H हम लोग ने ऊपर किया ना, वही सब चीजें, बट इधर OH माइनस के लिए है। करेक्ट, तो एक बार सब फॉर्मूलाज लिखेंगे। KH is equal to CH square, H is equal to root KH by C। इधर KH इंटू KA। देखो इधर वीक एसिड डिसोसिएट हो रहा था, इसलिए वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया। इधर जो हमारा बेस है वो तो डिसोसिएट होने वाला नहीं है, इसलिए KB आया ही नहीं। ऊपर क्या था, सिर्फ बेस ही डिसोसिएट हो रहा था, एसिड तो डिसोसिएट होता ही नहीं बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग था। करेक्ट, सो इस स्ट्रॉन्ग मतलब डिसोसिएट होता बट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता, इसलिए उसके लिए हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम लगता नहीं। इसके लिए वहाँ पे Ka का वैल्यू नहीं आता, यहाँ पे KB का वैल्यू नहीं आएगा बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। सो ये KW के इक्वल आ गया। सो KH इज इक्वल टू KW बाई KA हो जाएगा। करेक्ट, फिर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन के बारे में इस बार बात होगा। CH इज इक्वल टू रूट KHC इज इक्वल टू KW बाय KA इंटू C। POH का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 7 माइनस 7 हाफ pKa प्लस लॉग C एंड सेम ही है, जस्ट यहाँ पे देखो 7 माइनस हाफ pKb है एंड ये pKa है, बिकॉज यहाँ पे हमारा बेस जो एसिड है वो वाला पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, ऊपर हमारा बेस वाला पार्ट डिसोसिएट हो रहा था, इसके वजह से फॉर्मूला में इधर Ka आया, वहाँ पे pKb आया। सो इधर से pH निकाल सकते हैं 14 माइनस POH करके। सो जस्ट इतना चीजें याद रखना है, दैट्स इट। जस्ट आपको टाइप पता होना चाहिए कौन सा टाइप का सॉल्ट है, उसके ऊपर आप सब चीजें डिफाइन कर सकते हो, बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो। इट्स नॉट एट ऑल अ हार्ड थिंग, बहुत इजी है ये चीजें। देन आ जाएगा हमारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अभी हम लोग हमारे फोर्थ टाइप पे आ जाएंगे, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। सो इधर क्या हो जाता है, दोनों वीक होने के वजह से यहाँ पे हमारा कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी हमें देखने मिलेगा और एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी देखने मिलेगा। हम लोग ने देखा था जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस था तभी सिर्फ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा था, बिकॉज स्ट्रॉन्ग वाले एसिड का जो पार्ट था उसका हाइड्रोलिसिस, दैट इज एनायन का हाइड्रोलिसिस, वहाँ पे होना पॉसिबल नहीं था। हो भी जाता था वो तुरंत डिसोसिएट हो जाता, बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए हम लोग वहाँ पे बोल देते थे हमारा एनायन इज अनरिएक्टिव। करेक्ट, सेम गोज फॉर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, वहाँ पे क्या हो जाता था, हमारा कैटायन जो था वो नॉन रिएक्टिव था और जो एनायन था जो एसिड से आया हुआ था वही सिर्फ हाइड्रोलिसिस दिखा रहा था हमें। करेक्ट, तो उसके ऊपर हम लोग ने सब बातें किया था। इधर क्या हो जाएगा, दोनों वीक होने के वजह से हमारा दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। सो सी A माइनस प्लस B प्लस एनायन कैटायन प्लस H2O Ha प्लस BOH, एसिड भी दे रहा है हमें, बेस भी दे रहा है। करेक्ट, और अगर समझो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, ये दोनों ऑफकोर्स 0 पे रहेगा। एट t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, C माइनस CH, मतलब कुछ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब कुछ अमाउंट इधर से हाइड्रोलिसिस होके एसिड और बेस बनाएगा। करेक्ट, तो कितना, ये CH जितना बनेगा। करेक्ट, फिर हम लोग नॉर्मली हमेशा क्या करते थे, KH हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, देन ऐसे हम लोग फॉर्मूला बना देते थे, वी गेट योर फॉर्मूला इज KH इज इक्वल टू H स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस H स्क्वायर। करेक्ट, सो 1 माइनस होल स्क्वायर, सो 1 माइनस H इज वेरी स्मॉल, इक्वल टू 1 बोलते हैं। करेक्ट, तो KH को हम लोग इक्वल टू H स्क्वायर लिख सकते हैं, तो H इज इक्वल टू रूट KH आ जाएगा। करेक्ट, अभी हम लोग ने जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस किया था तभी हमें एक रिलेशन मिला था, दैट इज KB इंटू KH इज इक्वल टू KW।
फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। सेकेंड हमें रिलेशन मिला था के ए इंटू के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ये कभी मिला था जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड था, करेक्ट। जो वीक वाला पार्ट है वही उसका ही इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएशन होना पॉसिबल है, इसलिए वहां पे हमारा के बी एज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट आ रहा था। बट वहां पे स्ट्रॉन्ग वाला चीज है तो उसका तो डिसोसिएशन होगा नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम पे तो कभी नहीं होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा कंप्लीटली, इक्विलिब्रियम कभी नहीं मिलने वाला, इसलिए के ए वहां पे आया ही नहीं और हमें कुछ रिलेशन मिला ही नहीं। सेम गोज फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। बट यहाँ पे जब हमारे पास दोनों वीक है तो क्या हो जाता है, के ए इंटू के बी इंटू के एच विल गिव अस के डब्ल्यू। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर इन दोनों के टाइम हम लोग ने डेरिवेशन किया है, इसके टाइम किया है, इसके टाइम प्रॉपर नहीं किया, बट विद द हेल्प ऑफ दैट आप इसका भी डेरिवेशन करके देख सकते हो कि कैसे, सेम वैसे ऊपर किया वैसे ही करके देखना। डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रिलेशंस आर। सो इधर से हमें रिलेशन मिल गया एच इज इक्वल टू रूट के डब्ल्यू, सॉरी देखो एच इज इक्वल टू रूट के एच। सो के एच का वैल्यू इज क्या, के डब्ल्यू बाई के ए इंटू के बी। सो रूट के डब्ल्यू बाय के ए इंटू के बी, करेक्ट। सो दिस इज वन फॉर्मूला। इधर डायरेक्टली के एच का फॉर्मूला भी हमें देके रखा है, सही। सो है ना, इधर हमें एक चीज नोटिस करो, हमारा नॉर्मली जब हम लोग एच का वैल्यू लिखते थे तो क्या आ जाता था, एच इज इक्वल टू रूट के एच सी, ऐसे आ रहा था फॉर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वाला पार्ट हो या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट हो, वहाँ पे ये चीज आ रहा था। बट इधर हमें नहीं आ रहा, सी नहीं आ रहा। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इधर ही देखो कट हो जा रहा था, सी इधर से सी कॉमन लेके कट हो जाता था। इसके वजह से हमारा जो वीक एसिड और वीक बेस वाला जो सॉल्ट है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन का कुछ इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि दोनों वीक होने के वजह से वहाँ पे वीक सॉल्ट ही बनने वाला है, करेक्ट। सो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का कुछ रिलेशन आ ही नहीं रहा था, फॉर्मूला वाइज भी एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो। सो हमें ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है। हमें क्वेश्चन क्या आ जाता है, हमें 3-4 एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, पूछते हैं कि कौन से वाले एग्जाम्पल में कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं करने वाला, मतलब पीएच कौन से एग्जाम्पल्स के पीएच में कॉन्सेंट्रेशन का कुछ इफेक्ट ही नहीं। देन हमें वहाँ पे सिलेक्ट कौन सा करना है, वीक सॉल्ट दैट इज वीक बेस प्लस वीक एसिड से बनाया हुआ सॉल्ट, वो सिलेक्ट करना है, विल गेट द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है पेपर्स वगैरह में। आप दूसरे क्लासेस के टेस्ट सीरीज के पेपर्स देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिवली पूछा जाता है। ओके, सो अभी हम लोग इसका पीएच ढूंढते हैं वीक एसिड और वीक बेस से बनाया हुआ सॉल्ट का। सो हम लोग डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड लेते, एच प्लस ढूंढेंगे, एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढेंगे एंड देन पीएच ढूंढेंगे। वीक बेस के साथ भी जा सकते हैं, वहाँ पे OH माइनस ढूंढ के POH ढूंढ के पीएच ढूंढेंगे, तो कुछ भी ढूंढोगे यू विल गेट द करेक्ट आंसर आफ्टर इन द एंड, मतलब पीएच भी ढूंढ सकते हो, POH भी ढूंढ सकते हो विद द हेल्प ऑफ हमारा रिलेशन। ओके, सो इधर हम लोग वीक एसिड से चलते हैं। सो एच प्लस प्लस ए माइनस देगा, तो यहाँ पे वीक एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई एच ए का कॉन्सेंट्रेशन। सो इधर हमें एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिल जाएगा, के ए एच प्लस एच ए कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई ए माइनस कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे के एच प्लस का इधर सी एच लगा है, हमें एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया के ए इंटू एच। अभी हमें एच का एक रिलेशन मिला था, एच इज इक्वल टू रूट के एच। सो इधर हम लोग ने के ए इंटू रूट के एच लगा दिया। रूट के एच का हमारे पास वैल्यू क्या आ गया था, रूट के डब्ल्यू डिवाइड बाय के ए इंटू के बी। तो के ए को हम लोग अंदर डाल देंगे स्क्वायर करके, तो के ए एक कट हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में एक के ए बच जाएगा। सो हमें एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इधर ये मिल गया, रूट के डब्ल्यू इंटू के ए डिवाइड बाई के बी, एंड इसका हम लोग ने पीएच निकाल दिया, तो वी गॉट पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ ब्रैकेट में पी के ए माइनस पी के बी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये क्लियरली दिख रहा है, इधर हमारे पास लॉग सी नहीं आ रहा है जैसे हमारे पास दूसरे केसेस में लॉग सी आ रहा था। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये फॉर्मूलाज याद ही रखना पड़ेगा, ये रिलेशंस याद ही रखना पड़ेगा। हम लोग एक चार्ट थ्रू पूरा फिर से समझते हैं। सो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे जो हमारा कैटायन है वही हाइड्रोलिसिस करने वाला है, एनायनिक एसिड वाला पार्ट दैट इज एनायन वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, करेक्ट। सो इधर हमारे पास फॉर्मूलाज क्या क्या आ जाते हैं। सो इधर फर्स्ट आ जाएगा के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर
सो H इज इक्वल टू के एच बाय सी रूट के एच क्या था हमारा, इधर एक रिलेशन था के ए इन सॉरी इधर बी बेस, तो के बी इंटू के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू। सो ये हो जाता हमारा के डब्ल्यू बाय के बी रूट सी। करेक्ट। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रहा था, सी एच जितना। करेक्ट। तो H का इधर से हम लोग वैल्यू लिख सकते थे सी रूट के एच बाय सी। सो हमें मिला था रूट के एच सी। करेक्ट। तो के एच के जगह पे फिर से हम लोग के डब्ल्यू बाय के बी यूज कर सकते हैं एंड हमें देन पी एच का फॉर्मूला मिल गया था, इसको इधर के डब्ल्यू बाय के बी सी। सो पी एच का फॉर्मूला क्या मिल गया था, 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस लॉग सी। सो आई होप दिस इज वेरी सॉरी द प्लस आ गया, सॉरी। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सो कभी कभार आपको डायरेक्टली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ढूंढ के भी आप पीएच हमारा नॉर्मल माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी कर सकते हो, या ये टर्म्स दिया है देन ये फॉर्मूला से जाओ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सेम गोज फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या आ जाएगा, के एच इज इक्वल टू सी एच स्क्वायर, एच इज इक्वल टू रूट के एच बाय सी, और इधर रिलेशन क्या आ रहा था, के डब्ल्यू बाय के ए आ जाएगा सी। करेक्ट, क्योंकि के ए इंटू के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू। सो ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमें इधर मिल रहा था सी एच जितना, दैट इज रूट के एच सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं के डब्ल्यू बाय के ए सी इधर। सो इसको पी ओ एच निकाला तो क्या आ गया था, 7 माइनस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी, एंड पी एच निकालना है तो पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। तो इधर से पी एच भी निकाल सकते हैं हम लोग। थर्ड केस वीक एसिड, वीक बेस में क्या आ गया था, के एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर डायरेक्टली, तो एच इज इक्वल टू रूट के एच। सो ये रिलेशन यहाँ पे हमें के एच का मिल गया था इस के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए इंटू के बी। करेक्ट। सो इधर हम लोग को सेकेंड चीज था H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया था, अभी देखा हम लोग ने इधर के ए इंटू रूट एच। करेक्ट। सो इसको सॉरी रूट के एच, सो इसको लिख सकते थे के ए इंटू रूट के डब्ल्यू डिवाइड बाई के ए इंटू के बी। सो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें इधर से मिल गया था रूट के डब्ल्यू इंटू के ए डिवाइड बाई के बी। सो इसका पी एच निकाला तो हमें मिला इस 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। करेक्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। थर्ड केस में हमारा डिसाइड क्या करेगा कि एसिडिक है बेसिक है, तो नंबर ऑफ जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके टर्म्स में हम लोग बताएंगे कि जो हमारा वीक एसिड प्लस वीक बेस है वो न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है। तो यू नो दैट वो कैसे ढूंढना है, हम लोग ने पहले भी उस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। सो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ताकि और क्लैरिटी आए इन कंसेप्ट पे। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1MCH3COONA सॉल्यूशन, के हमें देके रखा है एंड लॉग भी देके रखा है। ये क्या है, कौन सा केस है, फर्स्ट तो ये सोचना जरूरी है। ये वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है, तो इसका हमें फर्स्ट तो OH माइनस मिलेगा, दैट इज POH निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ 7 माइनस हाफ PKA माइनस लॉग C। सो 7 माइनस हाफ PKA का वैल्यू नहीं, हमें KA का वैल्यू देके रखा है, तो PKA क्या आ जाएगा, माइनस लॉग PK। सो आ जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8 आ रहा है माइनस लॉग C। लॉग C कितना है, 1 है, तो 0 ही रहेगा। करेक्ट। तो 7 माइनस हाफ 5 माइनस क्या 0.26 दे के रखा है हमें, 5 माइनस 0.26, तो ये कितना आ जाएगा 7 हाफ 4.74 आ जाएगा, 4.74 करेक्ट। तो इसको कट करेंगे 2.37 जितना आ जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे 7 में से, तो विल गेट अराउंड समथिंग 4.63। करेक्ट। ये हमें POH मिला, PH के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 में से माइनस करना पड़ेगा 4.63 को, तो हमें मिल जाएगा 4.63, तो हमें मिलेगा अराउंड 9.37 समथिंग आ जाएगा। करेक्ट। सो A is the correct option.
नो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा ज्यादा है बट इजी है, फॉर्मूलाज याद है, रिलेशंस याद है, आपका सब क्वेश्चन सही होंगे। नेक्स्ट, सो ये क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 MHCOONH4 अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। हमें pKa एंड pKb का वैल्यू देके रखा है। ये क्लियरली कौन सा एग्जांपल है, वीक एसिड प्लस वीक बेस। एसिड तो क्लियरली दिख रहा है COOH एंड बेस कौन सा NH4OH, करेक्ट। सो इधर हम लोग सॉल्व कौन सा, डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, करेक्ट। सो आ जाएगा 7 प्लस हाफ, pKa का वैल्यू देके रखा है 3.8 माइनस 4.8 दैट इज 7 प्लस हाफ माइनस 1, तो आ जाएगा 7 माइनस 0.5 दैट इज 6.5 हमारा आंसर आ गया। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, HX is a weak acid. It forms a salt NaX on reacting with caustic soda. What is the percentage of degree of hydrolysis of NaX? So हमें H का वैल्यू पूछा है बेसिकली। सो H के लिए अभी ये कौन सा केस है, फर्स्ट तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस आ गया हमारे पास। तो H का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो इधर से रिलेशंस लिखा है ना हम लोग ने। सो H इज इक्वल टू KH इंटू सी है, तो KH का वैल्यू देके रखा है, नहीं देके रखा, हमें Ka का वैल्यू देके रखा है KH डिवाइड बाय C, हमें C का वैल्यू देके रखा है, Ka का वैल्यू देके रखा है। तो विद द हेल्प ऑफ रिलेशन Ka इंटू KH इज इक्वल टू KW, हम लोग KH का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। KW का तो हमें पता है 10⁻14, ये 10⁻5, हमें मिल गया 10⁻9, करेक्ट। तो इधर लिख दो 10⁻9 डिवाइड बाय C क्या है 0.1 दैट इज 10⁻1, तो ये हो जाएगा हमारा +1 ऊपर जाएगा तो मतलब 10⁻8, करेक्ट। तो रूट में से आ जाएगा तो 10⁻4 आ जाएगा हमारे पास आंसर, करेक्ट। सो H का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 10⁻4, परसेंट पूछा है इसलिए इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 10⁻2 दैट इज 0.01, करेक्ट। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इधर आई नो कि आप बहुत जन कंफ्यूज हो जाएंगे, H का वैल्यू 10⁻4 आया और हमारे पास ऑप्शन में 10⁻3 है, 1 है, 2 है, बट 4 नहीं है। बट हमें क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, मतलब इंटू 100 करना पड़ेगा, दैट इज 10⁻2 आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.01 हमारा आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द pKb ऑफ डाइमिथाइलअमाइन एंड pKa ऑफ एसिटिक एसिड ये देके रखा है। द करेक्ट ऑप्शन, pH कितना है, दोनों वीक एसिड वीक बेस है, दोनों ऑर्गेनिक एसिड और बेस देके रखा है, मतलब वीक एसिड वीक बेस वाला केस। तो pH इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस हाफ रूट pKa माइनस रूट बोल दिया, सॉरी, pKa माइनस pKb, 7 प्लस हाफ, pKa कितना है 4.77 माइनस 3.27, सो 7 प्लस हाफ 1.5 दैट इज 7 बाय हाफ इंटू 3/2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 प्लस 3/4, करेक्ट। सो इधर हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, 4 इधर आ जाएगा, इज 4 7 28 प्लस 3 31/4 समथिंग हमारे पास आ जाएगा। तो 31/4 कितना हो जाता है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, हाफ में से 1.5 7 प्लस 0.75, तो 7.75 हमारा आंसर आ जाएगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज लेंदी, ये मेथड से लेंदी है, डायरेक्टली इसको हाफ कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा, तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ द pH ऑफ 0.1 MnACN solution is 11 then the percentage hydrolysis will be, ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड NaOH प्लस HCN, करेक्ट। सो इसका हम लोग POH पहले ढूंढते हैं, दैट इज OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आता है, करेक्ट। तो pH का वैल्यू इज कितना 11, मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा हमारे पास 10⁻11, बट हम लोग का जो फॉर्मूला है इसके लिए ये ऐसा है, OH माइनस आयन इज इक्वल टू C इंटू H, करेक्ट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस है। तो POH कितना आ जाता है 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻3,
सो 10⁻³ इज इक्वल टू सी कितना है हमारा 0.1 10⁻1 इंटू एच। सो h इज इक्वल टू -1 नीचे ऊपर जाएगा +1 तो 10⁻² हो जाएगा। सो इंटू 100 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, परसेंट बोला है ना, तो परसेंट इंटू 100 तो 1 आ जाएगा हमारा आंसर। सो 1%, सो बी इज द फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द हाइड्रोलिसिस रिलेशन पूछा, ये डायरेक्ट होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिलेशन से चेक कर लो। फाइंड आउट द pH of 10⁻³ mKCN solution if the dissociation constant of HCN is 10⁻⁷। कॉन्सेंट्रेशन हमें देके रखा है 10⁻³ pH Ka हमें देके रखा है 10⁻⁷ और हमें pH पूछा है। तो ये कौन सा केस है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड वाला केस है। तो फर्स्ट हम लोग POH ढूंढते हैं, नॉर्मल जो हमारे पास फॉर्मूला है उससे। हाँ क्या आ गया था इधर हमारा pKa प्लस log C, करेक्ट। तो 7 माइनस हाफ, pKa कितना है 7 प्लस log C 3 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, तो 7 माइनस 5 समथिंग आ जाएगा, तो 2 हमें आंसर मिल गया POH। तो pH ढूंढना इजी है, 14 माइनस POH दैट इज 2, दैट इज 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो इधर चेक कर, हमेशा ये चीज याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट आ गया ना, देन हमें POH पहले मिलता है, देन हमें pH मिलेगा। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। Calculate the degree of hydrolysis of a mixture containing 0.1 NH4OH weak base and 0.1 NHCN weak acid, Ka and Kb देके रखा है। तो KH ढूंढना काफी इजी है, इधर Ka इंटू Kb इंटू KH इज इक्वल टू Kw। सो KH इज इक्वल टू 10⁻14 डिवाइड बाय Ka कितना है 10⁻5, Kb कितना है 10⁻5, तो KH हमारा आ जाएगा 10⁻4। So I hope this is very clear. Relation based question. pKa of a weak acid and pKb of a weak acid देके रखा है, the pH of their salt is। So ये देखोगे आपकी weak acid weak base वाला जो salt है उस पर बहुत क्वेश्चंस हम लोग ने किया, PYQs भी ये वाला टाइप बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ओके, सो 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, सो 7 प्लस हाफ pKa कितना था 3.2 माइनस 3.4, सो आ जाएगा 7 प्लस हाफ इंटू माइनस 0.2, करेक्ट। तो इधर से 0.1 आ जाएगा, 7 माइनस 0.1, तो ये कितना 6.9 समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर एंड विद दिस हम लोग ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट कर लिया है। आई नो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आज के पार्ट में हम लोग चैप्टर को एंड कर देंगे एंड बफर सॉल्यूशन एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी करेंगे, बट हम लोग ये वाला पार्ट जो है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एंड बफर सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी एक लेंथी पार्ट आ जाता है एंड ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इन पार्ट्स में से भी। सो आई हैव डिसाइडेड कि ये अलग पार्ट में होगा एंड उसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट आ जाता है कि 2 आवर का लेक्चर होना चाहिए। सो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ही 1.5 आवर हो गया। सो वी आई डिसाइडेड कि हम लोग ये 2 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे एंड ये नेक्स्ट पार्ट कल परसों में आ जाएगा। सो आई होप आपको ये सब समझा रहेगा एंड कुछ भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या कमेंट कर दो यूट्यूब पे कि ये टॉपिक नहीं समझा है, बिल्कुल नहीं समझा, या ये लाइन आपने बोला था ये गलत है या ये नहीं समझा है, तो आई श्योरली रिपीट दैट थिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। सो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन नो कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। सो ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट।